तू अभी से वाकिफ गम न हो, अभी तेरा अहदे शबाब है। अजीब मतलब मोमेंट था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा गणेश वंदना आप अच्छी गाते हैं, तो इसका मतलब ऐसे लोगों को, इतने बड़े लोगों को ये मालूमात भी है कि कौन क्या करता है। हम लोग सिंगर, कोई भी आदमी जूता पहन के नहीं जा सकता, बाकायदा अगरबत्ती लोबान, वो वातावरण उन्होंने ऐसा बनाया था कि वाकई वो श्रद्धा हो गया। तो सबसे पहला एल्बम श्रद्धा ही था जिसमें गाइए गणपति जगवंदन और बहुत सारे भजन थे। हमें प्राउड है कि हमने भारत रत्न लता दीदी को हाजिरी दिए, गाना नहीं सुनाया, और ये पहला चांस होगा कि एक आदमी दुनिया में नहीं है पर उसका म्यूजिक होगा। तो काफ़ी चीज़ें सब लोगों ने गा दी हैं। कव्वाली तो मैंने, भाई कव्वाली तो आप जानते हैं हम गाते नहीं। दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, तो कल्याण जी भाई बोले अरे अरे ये तो आप करिएगा, ये गजल में एक नयापन होगा। आज हमारे स्टूडियो में स्पेशल रिक्वेस्ट पे पद्मश्री उस्ताद अहमद हुसैन, पद्मश्री उस्ताद मोहम्मद हुसैन जी पधारे हैं। उस्ताद जी बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का कि आपने ये रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट की। आपकी जो ये विशेष खूबी है जो हारमोनी जो आप गाते हैं जी, तो वो कब एक्सप्लोर किया आपने? मतलब मैं ये अर्ज करूँगा कि इत्तेफाक से हम लोग जब सिलेक्शन हो रहा था हमारी गज़लों का, तो कल्याण जी आनंद जी भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कि आप अपनी कंपोजिशन है सुनाइए हमें। तो जब हवा में कुछ ये अलग सुरों पे बढ़त कर रहे थे, दश्त मेरा ना ये चमन मेरा, तो कल्याण जी भाई बोले अरे अरे ये तो आप करिएगा, ये गजल में एक नयापन होगा। इस गजल में एक खूबी आप देखेंगे, क्योंकि आप संगीत को समझते हैं कि षड्ज से अगर देखें तो ये मध्यम भैरवी है, लेकिन मध्यम को अगर षड्ज मान लें तो ये दरबारी बन जाता है। जो हमने हार्मोनाइजेशन हमने इसी गजल पे शुरू किया जो हमारी पहचान बनी, वो पहचान बनी। और कमाल ये है कि लोगों ने उसको बड़ा, पहले तो क्रिटिसिज्म हुआ बहुत, ये क्या कर दिया, ये कैसे हो गया, और उसी को जब लोगों को अच्छा लगने लगा कानों में कि यार ये गजल में पहली बार ऐसा काम हो गया, फिर एप्रिसिएशन आने लगा। आपका पहला भजन आपने कब गाया था? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। हकीकत में गुलशन कुमार जी ने हमें गज़ल गाने के लिए बुलाया था। अच्छा। तो भाई साहब से कहा भाई कुछ भजन अजन भी आप, उनका साहब हमें तो तुलसीदास जी, सूरदास जी जो भजन के स्तंभ हैं, मीरा जी, यही हमें याद है, बोले यही गा दीजिए। तो उस मैं भी उन्होंने एक खूबी रखी स्टूडियो में। जब ये श्रद्धा एल्बम हुआ था तो स्टूडियो में रिकॉर्डिस्ट से लेके म्यूजिशियन, हम लोग सिंगर, कोई भी आदमी जूता पहन के नहीं जा सकता था, बाकायदा अगरबत्ती लोबान, वो वातावरण उन्होंने ऐसा बनाया था कि वाकई वो श्रद्धा हो गया। तो सबसे पहला एल्बम श्रद्धा ही था जिसमें गाइए गणपति जगवंदन और बहुत सारे भजन थे। उसके बाद कई एल्बम आए, तो मगर हमें सबसे बड़ी खुशी और अपने आप पर ये फ़ख्र है कि हम गज़ल गा रहे थे लेकिन भजन का एल्बम निकला तो लोगों ने भजन में एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन ये बड़ी बात है। लेकिन भजन में भी सबसे बड़ी एक बार हमारे जो संस्कृत के शिक्षक थे भवन लाल जी शर्मा, 1960 में, तो पहले वो संस्कृत सिखाते थे। उनका फ़ोन आया इनके पास, बोले साहब क्या ये अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन साहब, इन्होंने कहा आवाज़ का तो काम कि भवन लाल जी मार साहब बोल रहे हैं। बोले तुमने बेटे हमें पहचान लिया? बोले पिता को कौन नहीं पहचानता, आज आपके चरणों का प्रताप है जो हम भजन गा रहे हैं। आपने 2007 में, आई थिंक 5 में आई थी वीर ज़रा, 4 में, 2000 शायद 7 के करीब है, 2007 में जो वीर ज़रा थी, उसका वाकया वैसे तो लोगों को काफ़ी पता है, लेकिन मैं आपके मुंह से दोबारा सुनना चाहता हूँ क्योंकि वो कवाली है बेसिकली। संजीव कोहली साहब पॉलीडोर जब था तभी वो कंपनी में आ गए थे एज ए रिकॉर्डिंग मैनेजर।
मदन मोहन जी की बेटी। बाद में वो HMV आ गए, फिर जुड़ते जुड़ते हमारे पारिवारिक संबंध होते गए और संजीव भाई इसमें यश प्रोडक्शन में आ गए। तो इत्तेफाक एक दिन फोन आया, भाई साहब ऐसे फिल्म बन रही है और ये पहला चांस होगा कि एक आदमी दुनिया में नहीं है पर उसका म्यूजिक होगा। तो काफ़ी चीज़ें सब लोगों ने गा दी हैं, कव्वाली। तो मैंने भाई कव्वाली तो आप जानते हैं, हम गाते नहीं। तो बोले नहीं नहीं, आपको मैं जानता हूँ, आप क्या नहीं गा सकते। मैं ये तो आपका मानना है, पर जो है नहीं वो नहीं कर सकते, हम नहीं जानते। बाबा के लिए ये आप करना है, तो हमने कहा ठीक है। इस तरह वो कव्वाली इस फिल्म में आई। और आपको और ताज्जुब होगा, आप मेकिंग में जाइएगा, सबसे बड़ी खूबी हमने देखी कि यश जी खुद बैठे रिकॉर्डिंग, असिस्टेंट होंगे जरूर होंगे, वो बैठे हैं और दमन सूद रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, संजीव कोहली भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, और वो हम गाते जा रहे हैं। और आप तो क्योंकि इस काम को बड़ी बारीकी से करते हैं, जानते नहीं, करते भी हैं, जानते भी हैं। क्लिक पे गाया हमने, बाद में डले हैं सारे साथ, और वो खाली एक कॉर्ड पकड़ के हमने पूरी कव्वाली गा दी। जबकि मदन अंकल ने तो गाया था, आका मेरी झोली भर देना, आका मेरी झोली भर दे। बाद में अल्फाज चेंज हुए हैं। ये एक एक फिल्म में वो एक एक कोई गाने की 3-3 4-4 कंपोजिशन करते थे, बाकी एक ही आप पसंद करेंगे। तो फिर वो दरगाह बताइए, सूफियाना अंदाज बताया है। अच्छा, सूफी के लफ्जी माने तो यही है कि एक ब्रह्म ज्ञानी। फिर जब रिहर्सल होती थी तो यश चोपड़ा साहब की जो मिसेज हैं वो क्लासिकल सीखी हुई, तो उन्होंने कहा बरसात हो रही है, मियाँ मल्हार में जाइए। तो हम मियाँ मल्हार में बोले ये भी रखना। ये यश जी बोले भाई मेरी फिल्म में बरसात है ही नहीं। नहीं, अब वो बेगम की तो जब आ गई तो उनको बरसात भी बरसानी पड़ी। अच्छा, सब क्या है, लाइव में हम तो गा ही रहते हैं अपने मूड में। तो अब वो बीच बीच में जब रुक जाते थे हम, तो कहते थे कि मैंने कहा साहब ये चीज़ कह देगा, आप तो सब कुछ कहते रहिए हमें जो लेना होगा वो कर लेंगे, आप अपने मूड में गाइए। वो बहुत बड़ी खूबी है, मतलब कि सिर्फ एक सुर के ऊपर पूरी, ये उसका करम है, विदाउट रिदम पूरी। एक फिल्म में 13 मिनट की कव्वाली आना। नहीं अभी जी देखो, एक बात बता रहा हूँ, ये हमारे मतलब कुदरत है और हमारे गुरुओं का ये प्रताप है, वालिद साहब का या बुजुर्गों का। आप हमें अभी भी दे दो और कल अगर आप कहोगे साहब क्या सुर था, तो आपकी दुआ से वो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन आएगा। उसके अलावा बड़े बड़े गुरुओं में रखा। अब आप ही देखिए, गज़ल हमने जिन लोगों के साथ गा लिया वो भी एक ख्वाब है। बेगम साहिबा, मेहदी हसन साहब, गुलाम अली भाई, जगजीत भाई, आप ये देखिए सब लोगों के साथ हाजिरी दिली, ये बहुत बड़ी बात है। आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें इतने सालों तक, 50 साल 60 साल का आपका करियर हो गया, उसमें कभी बीच में ऐसा नहीं हुआ होगा कि आप में कुछ डिफरेंसेस आए और कैसे आप उनको मैनेज करते हो? बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है। सबसे बड़ी बात तो है कि हम जो भी बच्चे होते हुए माँ बाप से होते हैं, तो पहले तो हमारा खून मिलता है, दिल मिलते हैं, दिमाग मिलते हैं, ख्यालात मिलते हैं, और दूसरा फिर हमारा इतना पुराना जो ये सफ़र है, उससे फिर एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग इतनी तगड़ी कुदरत ने करवा दी और हमें एक बख्शिश मिल गई, सबने दुआएं दी, इसलिए कभी ऐसा मौका आया नहीं। इवन म्यूज़िक की क्लासेस के दौरान ही वालिद साहब कहते थे कि अगर आप में से किसी भी आदमी को दाद मिले या कोई अवार्ड मिले या पैसा मिले, तो आप ये मान के चलें कि दोनों को मिला है। कि क्या बतलाएं, सुर सागर में डूब के हम खो जाते हैं, हम दोनों लहरों की तरह लड़कर एक हो जाते हैं। बहुत तो एकता ज़रूरी है और हर जगह पे सीखने को मिलता है। अमित भाई, आपसे भी बहुत कुछ हमने सीखा, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, गज़ल को आज की डेट में मेंटेन करना, क्योंकि बहुत सारी इतनी वैरायटी हो गई म्यूज़िक की जी, और उसी विधा को आप किस तरह से रिटेन कर पा रहे हैं आज की डेट में? मतलब कितने जैसे इवेंट्स और प्रोग्राम भी होते हैं, तो उनकी क्या फ्रीक्वेंसी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो गई, या क्या चीज़ है, थोड़ा सा उस बारे में? गज़ल देखिए, गज़ल जिस ज़माने में पॉपुलर थी उस वक्त भी थी,
उसके बाद भी हुई और आज भी है। काश ऐसा ना होता तो हम गज़ल नहीं गाते। इवन चलो हम तो 50 साल से गा रहे हैं, हमारे बच्चे हमारे स्टूडेंट नहीं गाते। अगर इसमें दम नहीं होता या इस विधा में कोई कमी होती तो अपनाते नहीं। तो हमारा मानना तो ये है कि हमारे प्रोग्राम तो एक तो हमने खुद ही अपने आप में लिमिटेड किए हुए हैं, दूसरा हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारा संगीत जिसको हम अपनी दिलो जान से चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी है, उसके ऊपर कोई हर्फ आए। तो उस ट्रेडिशन को मेंटेन करने के लिए हमने अपने नुकसानात बहुत किए हुए हैं। तो उस नुकसान से हम यूँ नहीं डरते हैं कि अगर हमें इसमें कुछ करना है तो ये जो कुछ भी अवार्ड आप देख रहे हैं जो मिले हैं वो संगीत की और गज़ल की वजह से मिले हैं, वरना हमारा क्या है। और इतिहास तो आप दोनों ने ऑलरेडी रचा हुआ है। ये तो आपके बस उसने रच दिया। हाँ, हमें प्राउड है कि हमने भारत रत्न लता दीदी को हाजिरी दिए, गाना नहीं सुनाया, 2.5 घंटे और उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। उसके साथ साथ दिलीप कुमार साहब, चंद्रा बारोट साहब, तो उनकी जो बड़ी बहन है, बड़ी पुरानी है और हम इनसे तो बहुत बड़ी हैं, कमाल बारोट, तो हमारी बाकायदा गंडाबंद शागिर्द हुई। और उनकी छोटी बहन की फिर शादी हुई तो हम शादी में खड़े थे, जिसको देखो कल्याण जी भाई आए, यूसुफ भाई क्या गाते हैं, फला आया क्या गाते हैं, तो वो थोड़ा सा कहने लगे। अच्छा उस वक्त तो हम और भी ऐसे ऐसे थे, बिल्कुल हवा में उड़ने वाले। लेकिन बड़ी हस्ती होती है, तो बोले मियाँ बड़ी तारीफ हो रही है आपकी, तो आपको हमारे कल घर पे बैठना है, साथ गाएंगे खाएंगे। लेकिन अच्छा वो बड़े मज़े में बोल गए फिल्मों में, लेकिन मियाँ हमारी एक आदत है कि हम लुंगी पहन के गाना सुनते हैं। तो मैंने साहब हम मियाँ भाई हम खुद लुंगी पहन के आ जाएंगे। तो वो बड़े हंसे, अरे यार बड़े हाजिर दमाग हो भाई। मैंने कहा अल्लाह का करम है, आपकी दुआ है, आप जैसी हस्ती किसी को बुलाए और हम ना जाएं, कल मिलेंगे। तो हमने साहब 3 जनरेशन एक साथ देखी, सायरा बानो, नसीम बानो और छमिया भाई। अच्छा। और गाना बजाना जब शुरू हुआ है तो वो बड़ा पुख्ता कलाम सुनते थे हम दिलीप कुमार साहब। बोले मियाँ एक बहादुर शाह साहब की गज़ल है, बहादुर शाह जफ़र की, यार था गुलजार था बादे सबा थी मैं न था, लायके पाबों से जाना क्या हिना थी मैं न था। अब थी और था। ये जो शायर ने फ़नी अपने जौहर दिखाए हैं, तो ये गज़ल जब हमने कंपोजिशन की वहीं बैठ के, तो बोले मियाँ ये कौन सा राग है। तो हमने कहा जब मुग़ल आज़म में आप पैदा हुए हैं। तो बहुत हंसे। जब बड़े गुलाम अली खान साहब शुभ दिन आए हो, ये रागेश्वरी है। वो रूपक में थी आई थिंक, है जी ना? हाँ, करेक्ट। जी हाँ। अच्छा सबसे अच्छी बात तो यही है कि मैं बता रहा हूँ ना आपको, आप बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं ये एक अलग बात, लेकिन शुरू से जब हमने जांचा है आपको, बड़ी खूबी की बात अल्लाह ने आपको दी है कि आप में सीखने की ललक है। तो वो सीखते सिखाते काम करते, बड़े बड़े फनकारों के साथ उठक बैठक करते आप जो यहाँ पहुँचे, इसका एक अपना अलग असर होता है। और एक ये है कि आपने कोई भी तालीम ली, कोई डिग्री ली, कोई डिप्लोमा लिया और पैनल पे बैठ गए, कुछ भी कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है किसी आदमी को, और एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर वो म्यूजिकल नहीं है, कितना ही बड़ा इंजीनियर हो, तो वो रिकॉर्डिंग परफेक्ट नहीं कर सकता। सही है। हमारे हिसाब से आप गुरु लोगों से, उस्ताद लोगों से बहुत सारा नहीं, ज्ञान really कर रहा हूँ, इस चीज़ में really, मिला है। आपकी तारीफ नहीं, सच्चाई बयान कर रहा हूँ। हकीकत है। बल्कि ट्रैक सिस्टम जो मैं एक अस्थाई गंतरा जो आपने दिया वो सब जगह चल रहा है। आपने तो उस दौर से शुरू किया जब ये रिकॉर्ड प्लेयर्स का जमाना था। पहले मोनो रिकॉर्डिंग थी, स्पूल टेप पे होता था। स्कूल और बाकायदा उसको वो जोड़ा जाता था। हाँ हाँ। यहाँ तक कि हमारे पिताजी श्री की एक रिकॉर्डिंग क्लासिकल की हुई थी, तो 14 मात्रा की 4-4 में उन्होंने गाया था। अब वो एक जगह खास दी, बुजुर्ग आदमी थे, और वो ही कट, वो बोले मैं तो यही करूँगा इसके। हाँ, मूडी होते हैं। हाँ, वो क्या हुआ, भाई कल्याण जी आनंद जी भाई को बुलाया, तो कल्याण जी भाई ने कहा ये 14 आवर्तन ही निकाल दी, एक आवर्तन खांसी आएगी नहीं। सही है। तो ये उन्होंने खूबी दिखाई थी। हाँ, लेकिन वो टेप में करना बड़ा बहुत मुश्किल होता था।
आपको अपनी फेवरेट गजल या फेवरेट कंपोजिशन कौन सी लगती है? गुलदस्ता में ही एक गज़ल है जो हमें ज़्यादा पसंद है। तू अभी से वाकिफ़ गम ना हो, अभी तेरा अहद शबाब है, मेरी चश्मे शौक़ ना देख तू कि ये आंसुओं की किताब है। शायरी भी बड़ी बेहतरीन है, इसकी कंपोजिशन भी बहुत अच्छी है। एक लाइन अगर आप सुना सकें। जी जरूर जरूर। तू अभी से वाकिफ़ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है, तू अभी से वाकिफ़ गम न हो, अभी तेरा अहद शबाब है, मेरी चश्मे शौक़ न देख तू, मेरी चश्मे शौक़ न देख तू कि ये आंसुओं की किताब है, तू अभी से। अब जैसे 21 राग की रागमाला, मौसम आएंगे जाएंगे, ये भी एक रागमाला ही है। कभी ऐसा मौका आया कि जैसे आपको खुद की भी शायरी लिख के गानी पड़ी? हाँ, ये तो करते ही है ना। नहीं, अब जैसे रागमाला जो है वो हम लोगों ने ही लिखी। हाँ हाँ। और कंपोजिशन बाद में हुई है। अच्छा। हाँ, कंपोजिशन तो हर आदमी कर सकता है, क्योंकि थॉट तो सबके दिमाग में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सीखा हुआ आदमी है संगीत, तो फिर उसको उसमें बंदिश कर देगा, उसकी बंदिश कर देगा। लेकिन कंपोजिशन सिखाई नहीं जाती, कंपोजिशन खुद ब खुद आती है। चाहे शायरी हो या कंपोजिशन हो, ये इल्हाम आकाशवाणी होती है। मतलब एक पुराने ज़माने में ऐसे अनहोने मिसरे दिए जाते थे, बादल बरस रहे थे, मुसाफिर रवाना था। अब इसको साबित करना है आपको। बादल बरस रहे थे, मुसाफिर रवाना था। तो एक शायर ने कहा, गिरिया यानी भीग आँख से आंसू आना, गिरिया हमारी लाश पर सारा ज़माना था, बादल बरस रहे थे, मुसाफिर रवाना था। लेकिन देखिए मीनिंग उसका हो गया। हसरत जयपुरी साहब हमारे वालिद साहब के बड़े अजीज दोस्त, सिचुएशन पे लिखने वाला वो हमारी नज़र में पहला आदमी था जो लिख देते थे। आप बोल दो ये चीज़ चाहिए मुझे, उसी वक्त तैयार, हैंड टू हैंड। हाँ। और फिर उनके साथ बैठ के बहुत कुछ सीखने को मिला हमें। तो हमारी सादगी कुछ भी नहीं है, हमने उन्हीं से सीखी, या तो वालिद साहब से सीखी या उनसे। 1966 की बात है ये। हमें वालिद साहब लेके गए थे बॉम्बे। तो हजरत जयपुरी साहब, इत्तेफाक है हम ये खार स्टेशन से बाहर एसपी रोड पे निकले, वहाँ से हजरत साहब के घर के लिए पूछ रहे थे किसी से। तो इत्तेफाक से वो उस ज़माने में फिएट और एम्बेसडर बहुत बड़ी कारें होती थी, तो वो फिएट कार लेके अपने खुद ही चलाते हुए निकल रहे थे। और हमारे वालिद साहब ने अपने दोस्ताना अंदाज में उनको आबे हसरत कह के पुकार लिया। अच्छा। हाँ, और देखिए कितना बड़ा मन था उनका। उन्होंने मुड़ के देखा, और देखने के बाद रोका गाड़ी को, फिर वहाँ से आए, लिपट गए। लो चलो, सबसे पहले तो शंकर जय किशन साहब की रिकॉर्डिंग के में जा रहे थे, वो हमें भी ले गए। तो हमारा सौभाग्य, उनसे भी मुलाकात हुई हमारी। तो साहब मैं इसकी सादगी की बात जो बता रहा हूँ, लोग कह देते हैं हमसे कि आप बड़े सादा हैं। सादगी तो होनी चाहिए। आप एक फ्लाइट भी अगर उड़ती है, जितना फ्यूल है उतना ही तो उड़ेगी, लैंड तो करना पड़ेगा उसको। तो आपको लैंड होने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि वक्त किसी का एक साथ नहीं होता। उन्होंने हमें ये सिखाया कि अगर कार में जा रहे हैं तो दूसरे दिन हमको ले गए लोकल ट्रेन में, अच्छा। तीसरे दिन हमें ले गए बस में। तो इसने पूछ लिया, चाचा आपके पास गाड़ी है, ऐसे कैसे कर रहे हो आप ये? बोले बेटा ऐसा है, ये ज़माना बड़ा जालिम है। वो ऐसे बात करते थे, ये बड़ा जालिम ज़माना है, वक्त ख़राब हो गया, तो मैं पैदल जाऊंगा तो कहेंगे कि साहब हसरत तो पैदल फिर रहा था, अब मैं अभी से फिरता हूँ, कैसे कहेगा पैदल फिर रहा था? सही है। पैदल तो जा ही रहा हूँ मैं। आज के दौर में ये है कि आप जितना आसानी से मिलेंगे तो आपको हल्का ले लेगा। हाँ। लेकिन बेसिकली हल्का आदमी वो खुद ही है जो हल्के में ले रहा है, हल्के में ले रहा है। क्योंकि आप तो अपने तरीके से अपने मूड में चल रहे हैं, और चलना चाहिए आदमी को। पैदल नहीं चलेंगे तो क्या करें, हवा में उड़ेंगे हर वक्त? ऐसा तो होगा नहीं। सही है। उस्ताद जी, अभी का जो म्यूजिक चल रहा है, अभी के वक्त के अलग अलग तरह की
रॉक, पॉप और लाइट म्यूजिक, और फिल्मी में भी कई वो हो गई फोक, तो उसमें आपका कोई फेवरेट जॉनरा है जिसमें जो आप सुनते हो या नहीं सुनते? नहीं, ऐसा नहीं है। संगीत तो संगीत है, और देखिए जो कानों को अच्छा लगे वो सबसे अच्छा संगीत है। तो आज के दौर का संगीत मैं पहले भी कह चुका था बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो हमारा ट्रैक नहीं है तो हम उस पर जाके ज़्यादातर टिकते नहीं हैं, सुनते ज़रूर हैं पर चलते फिरते सुनते हैं, इसलिए कि वो अगर चल रहा है तो कानों में आएगा। जो लोगों के दिलों को छू जाए वही एक नयापन है। तो वो जो अच्छी चीज़ आती है जो भारतीय संगीत पर आधारित हो तो जाहिर है वो दिल को। और दूसरा क्या होता है कि मैंने आपसे कहा था ना, कोई संगीत खराब नहीं होता, संगीत सबसे खराब है जो बेसुरा है और बेताला है। आपका पद्मश्री का एक्सपीरियंस एज ए हमारी जो यंगर जनरेशन जो हमारी सुनने वाली है, उनका एक सवाल था कि किस किस तरह से क्या क्या वहाँ पे हुआ, क्या सिस्टम होता है? प्रोटोकॉल से पहले हम उनको ये बताना चाहते हैं कि संगीत के लिए अवार्ड बने हैं, अवार्डों के लिए संगीत नहीं बना, पहली चीज़। दूसरा, हमें भी कुछ आइडिया नहीं था, इवन हमारी जिस तरह की एज है, जिस तरह हमारा काम है, जिस तरह हमारी पब्लिसिटी है, वो हिसाब से तो हमें आज के दौर के हिसाब से अल्लाह के करम से पद्म विभूषण होना चाहिए, पर जो कुछ मिला उसकी मेहरबानी है, हम उसमें बड़े बड़े खुश हैं। इत्तेफाक ये हुआ 25 तारीख को सुबह, 25 जनवरी 2023 को लैंडलाइन पे एक फ़ोन आया, मैंने उठा लिया, पता नहीं किसका है। बोले साहब हम होम जी से बोल रहे हैं और उस्ताद जी आपका दोनों का ही, उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन साहब का पद्मश्री कंफर्म हुआ, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने कहा जी देखिए हमारे देश का सम्मान है और वो हमें मिल रहा है तो हमारे लिए तो प्राउड की बात है, बड़ी खुशी है। तब उन्होंने ये कहा कि जो प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल तो देखिए, प्रोटोकॉल तो फिर वहाँ जाके होता है, लेकिन फिर उन्होंने यही बताया कि आपको अभी कहीं लीक आउट नहीं करना है, क्योंकि ये शाम को जब न्यूज़ आएगी तो ऑटोमेटिकली सबको पता लगेगा। अब देखिए कोइंसिडेंस कि किसी नाम तो नहीं लूँगा, किसी मैडम का फ़ोन आया कि भाईजान आपको, नहीं व्हाट्सएप भाईजान आपको पद्मश्री की बधाई। और मैंने कहा जी आपको कैसे पता लगा, हमें ही नहीं मालूम। तो बोले नहीं हमें पता है। तो मैंने चलिए अगर आपको पता है, तो मैंने उनका एग्ज़ाम ले लिया। मैंने कहा अच्छा तो आपको पता है तो फिर मुझे कोई प्रूफ पेश करो। तो उन्होंने लिस्ट भेज दी, तब कमाल हो गया। हाँ, तो मैंने कहा जी आपका शुक्रिया। उसके बाद फिर हम जब बुलाया गया था तो प्रोटोकॉल ये होता है कि आपको अशोका होटल में रुकवाते हैं, बाकायदा बुलाते हैं और वो सारी चिट्ठियाँ आ जाती हैं, फिर आपको दरबार हॉल में जाना पड़ता है। उससे पहले एक रिहर्सल होती है, वो रिहर्सल करनी ज़रूरी है कि आप राष्ट्रपति महोदया के पास जाएंगे, कितने डिस्टेंस से आपको बात करनी है, कैसे जाना है, कितना रुकना है, वो हिसाब उन्हें बताया जाता है सारे आर्टिस्टों को। अजीब मतलब मोमेंट था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने ये कहा गणेश वंदना आप अच्छी गाते हैं। तो इसका मतलब ऐसे लोगों को, इतने बड़े लोगों को ये मालूमात भी है कि कौन क्या करता है। लेकिन एक बात है अमित भाई, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि पिछले ज़माने में जो मिलती थी तो कोई बुरी बात नहीं थी, लेकिन आज के दौर में इतना ज़रूर है कि ऐसी अवेयरनेस उन्होंने लाए हैं गवर्नमेंट में, बाकायदा उनके लोग फैलते हैं, जाके मालूमात करते हैं कि वाकई एलिजिबल है या नहीं है, तो वो चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी बात है। खोज मतलब ये बड़ा काम है हमारे लिए नहीं, सारे जो आज तक आ रहे हैं। अभी देखिए इस बार भी हो गया, तो जिसको भी मिला बहुत अच्छा, जिस कलाकार को मिले, किसी भी देशवासी को मिले तो प्राइड का मोमेंट है। उस्ताद जी आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शो में पधारें और हमारी ऑडियंस के लिए एक बहुत अपने जो ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वो एक थोड़े से कुछ चंद शब्दों में बयां किया। हम आपके और हमारी ऑडियंस के बड़े शुक्रगुजार हैं और ख़ास तौर से इस शो में आपने हमें बुलाया। हमारी ऑडियंस जो संगीत के रसिक हैं उनसे बातचीत कराई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे गुजारिश ये है कि मेहरबान हो के बुला लो हमें, चाहो जिस दम, हम गए वक्त नहीं है कि फिर आ भी ना सके, ज़रूर मिलेंगे।